संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है, जहाँ देखो वहाँ पर दुख ही दुख नजर आता है। ये कल अपन ने सीखा था, अशरण भावना में कोई शरण दे नहीं सकता, ऐसा नहीं, वो दे ही नहीं पाएगा यदि आपका पुण्य नहीं है तो। आप यहाँ अभी आए हो गुरु की शरण में, ये भी पुण्य से आए हैं, क्योंकि टिकट तो कई बार सोचा कि चलना है, लेकिन कैंसिलेशन कितनी बार हुआ बोलो? क्योंकि आपने जो धर्म का कार्य तो लिमिटेड है और जो संसार का कार्य वो अनलिमिटेड। आजकल तो जियो का जमाना है, अनलिमिटेड प्लान चलते हैं आपके, बोलो, वो अनलिमिटेड चल रहा है और ये लिमिटेड। आप देख लीजिए, पाप का कार्य अनलिमिटेड और पुण्य का कार्य, आज 1 पूजा करनी है, आज 2 पूजा करनी है, मैंने महाराज जी 2 माला का नियम ले रखा है, मैंने महाराज जी 3 माला का ले रखा है, हम महाराज जी 15 माला प्रतिदिन फेरते। ये क्या है? लिमिटेड। हर चीज लिमिटेड है आपके धर्म की। और पाप की कोई लिमिट है? उसमें कभी लिमिट बनाई कि नहीं बेटी के ब्याह में हमें बस इतना ही खर्च करना, इससे ज्यादा नहीं? हालांकि वो पाप नहीं है, वो भी एक कर्तव्य है, लेकिन फिर भी आपको धर्म में यदि कोई खर्चा करता है तो वो खर्चा नजर आता है, और विषयों में या घर परिवार में कोई खर्चा करता है तो वहाँ पर आपको वो इन्वेस्टमेंट नजर आता है। जबकि वो इन्वेस्टमेंट में नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है, ये अपनी भावनाओं को बदलने के लिए ही आचार्यों ने 12 भावना रखी। कल अशरण भावना की बात थी, आज बारी है एकत्व भावना की। और एकत्व भावना कहती है कि कोई नहीं है मेरा। कल एक बात और बताई थी हमने कि जीवन में कष्ट कितने भी हों, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इन कष्टों को हम आर्ट ऑफ लाइफ भी बना सकते हैं गुरु चरणों में आकर, अशरण भावना भाकर, 12 भावनाओं को भाकर। यदि आर्ट ऑफ लाइफ बना देंगे तो आपके लिए एक यानी जीवन प्रसन्नता के साथ जीने का एक तरीका आप सीख सकते हो। एकत्व भावना कहती है कि कोई भी नहीं मेरा, राग से वैराग्य की ओर जाने के लिए मार्ग बढ़ाते हैं। अभी आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, किस लिए? राग को छोड़कर आए हैं और वैरागी के चरणों में आए हैं, ठीक है ना? वैरागी और सर्वस्व त्यागी, तुम्हें हम मिलकर मनाएंगे और जलगांव लेकर जाएंगे। ऐसे मनोज भावना भाता है मनोज भाई कि, लेकिन वो कब? जब हम इन भावनाओं का प्रतिपल चिंतन करेंगे तब। नहीं तो केवल मात्र लाइनें तो अपन पढ़ लेते हैं कि जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या दिन यह देह जुदी होगी। और किसी की क्या बात कर सकते हैं, यह देह भी अपनी नहीं है। कई प्रकार का हम कई प्रकार से एकत्व का अनुभव कैसे करते हो, देखो आपके जीवन की जुड़ी हुई घटनाएं बताता हूँ। बेटा जन्म लिया, अब प्राणों से प्यारा, बिल्कुल 24 घंटे उसी को खिला रहे हैं, उसी को निला रहे हैं, उसी को आप चिंतन कर रहे हैं। ऑफिस में बैठे हैं तो भी बेटे के लिए ये लेके चलना है, करना है। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, अब आ गई उसकी घरवाली। अभी तक तो वो श्रवण कुमार नजर आ रहा था आपको, अब आ गई घरवाली। महीना 2 महीना 6 महीना तो चलता है ठीक ठाक, और फिर उसके बाद में हो जाता है फुटपाथ। फिर क्या हो जाता है? फुटपाथ। बस तेवर नजर आने लगे, बात बात में बेटे ने भी आंख दिखाना शुरू किया और अलग से अपना फ्लैट ले लिया नासिक में आके। बोले आप रहो अब पारोला में, हम तो नासिक जा रहे हैं। और वहाँ नासिक में वह रहने लगा। बोलो क्या हुआ? अभी तक जो बेटा श्रवण कुमार नजर आ रहा था, अब 6 महीने बाद क्या हो गया? उसी में कंस की शक्ल नजर आने लगी। अरे कोई नहीं है, सब अपने अपने सबके घर माटी के चूल्हे होते हैं, हमने देख लिया, सब ऐसा ही होता है, कोई किसी का नहीं है, ये होती है। ये क्या हो गई? विद्वेष की भावना से एकत्व भावना। आपके अंदर में एकत्व की अनुभूति तो हो रही है,
लेकिन विद्वेष है बेटे के प्रति, ठीक है ना। इधर बेटी का विवाह आपने बहुत अरमानों से भर के किया, खूब अच्छे से, क्योंकि आपका कर्तव्य था, आपका एक ही था कि नहीं एक बेटी, उसको मैं जितना अच्छे से विवाह कर सकूं किया। बेटी विदा हो रही है, आपके मन में आ रहा है एक दिन ऐसे ही सबको जाना है, सब चले जाए, ये भी एकत्व भावना है। लेकिन ये बिछोड़ से एकत्व भावना है, वो थी विद्वेष से, ये था बिछो, इसमें बिछो हो रहा है, आपसे कोई जा रहा है, अपना जा रहा है। इधर आपके कोई तीसरी भावना देखो कैसे बातें हो, असमय में आपका कोई बहुत प्रिय था और उसकी मृत्यु हो गई, अब आपको एकत्व का अनुभव हो रहा है। शमशान घाट में आप सामने खड़े हैं, एक दिन ऐसे ही होना है, कुछ नहीं, कितना प्यारा था वो, लेकिन आज चला गया, आज चला गया मेरा अपना। एकत्व की अनुभूति होती कि नहीं होती, बोलो उस समय होती है। लेकिन ये वियोग जन्य, एक है विद्वेष जन्य, फिर दूसरी थी बिछो जन्य, फिर तीसरी वियोग जन्य। इनसे कोई सरोकार नहीं है, इनसे आपका भला होने वाला नहीं। जिस चौथी एकत्व भावना की बात आचार्य ग्रंथों में कह के गए, उसकी बात आज अपन को करनी है, और वो है विवेक जन्य। विवेक जन्य, विद्वेष जन्य भी नहीं, बिछो जन्य भी नहीं, वियोग जन्य भी नहीं, लेकिन विवेक जन्य। विवेक के साथ आप यदि एकत्व की भावना भाएंगे तो वह सबके बीच में रहकर भी अपने आप में रमे रहना। आचार्य श्री जी को देखो, लाखों हजारों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन मजाल किताब से नजर उड़ जाए, नमोस्तु महाराज नमोस्तु, हम जलगांव से आए, हम पाड़ोला से आए, हाउ आए हैं तो बोलो, देखा कभी उठा के कि नहीं कौन आया है, देख लें अपन। वो है एकत्व में लीन, कोई मतलब नहीं कौन कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसको किससे मतलब। ये एकत्व भावना, ये शुद्ध एकत्व की भावना तभी होती है। इस प्रकार से सबके बीच में तो रहना है, लेकिन अपने आप में रमना है, तभी हमारा यह एकत्व भावना भाना सार्थक होगा। बेटा पढ़ने के लिए IIT करने के लिए जा रहा था, ट्रेन में बैठाने के लिए गए, ट्रेन में बहुत भीड़ थी, पिताजी उसको छोड़ के आए, पहली बार छोड़ के आए। अब पहली बार ही वो ट्रेन में गया था, अभी तक तो गांव में ही पढ़ रहा था। ट्रेन में जब गया तो पिताजी को भी थोड़ा सा लगा, और जब घर आए तो बहुत उदास से नजर आए, तो घर वाली ने पूछा क्या बात है, ट्रेन में अच्छे से बैठ तो गया बेटा, ऐसा तो नहीं कि अकेला था। बोले नहीं, ट्रेन में बहुत भीड़ थी। बोले भीड़ थी तो फिर तो वो साथ में सबके गया। बोले नहीं, साथ में तो था, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो अकेला गया है। एक ये भी अकेलेपन का महसूस होता है। संसार में हम इस प्रकार से संयोग तो है, लेकिन साथ कोई नहीं। क्या बोला? संयोग तो सब है, संयोग में है, लेकिन साथ कोई भी नहीं। परिवार, धन, यह शरीर, ये कोई भी साथ नहीं है, साथ किसी की नहीं। एदे में साथ दो आधा, केवल मात्र साथ दे सकता है तो वो कौन दे सकता है बोलो? अपनी आत्मा, बस वो आपके साथ रहेगी, बाकी सारे किनारे काट लेंगे। हाँ, कोई चलेगा थोड़ी दूर के लिए, कोई उससे आगे, और कोई शमशान घाट तक। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा, और अपने अपने सुख को रोए। बोलो ना, पिता पुत्र दारा, बस उससे आगे और कुछ नहीं है, यही है। लेकिन क्या करें, संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति बहुत फूट फूट के रो रहा था, फूट फूट के रो रहा था। क्यों रो रहा था? क्योंकि उसकी पत्नी मर गई थी, पत्नी मर गई थी, बहुत ज़्यादा तेज तेज दहाड़े मार मार के रो रहा है। अब गांव वाले आए, महिलाएं आई, और उन्होंने देखा, बोले ये इतना तो पहले नहीं रोया, अभी क्यों रो रहा है? साल भर पहले इसकी दादी मरी, तब ये इतना तेज तेज नहीं रोया, और फिर 6 महीने बाद इसकी माँ मरी, तब भी नहीं रोया, लेकिन पत्नी मरी तो इतना तेज क्यों रो रहा है?
जब उससे पूछा भैया इतना तेज शोर हो रहा है, तुम पहले भी तो तुम्हारी माँ और दादी मरी थी। बोले क्या करें, जब दादी मरी थी मोहल्ले भर की महिलाएं आई और बोली चिंता मत कर बेटा हम तो हैं। जब माँ मरी तब भी मोहल्ले भर की सारी महिलाएं आई, बोली चिंता मत कर हम लोग तेरा साथ हैं। लेकिन पत्नी मरी तो एक भी नहीं आई कि हम तुम्हारे साथ हैं। ये है, तो ऐसी एकत्व भावना नहीं बना है। 4 बातें करेंगे कि पहला है एकत्व की साथ देता नहीं। एकत्व भावना क्या कह रही है, साथ देता नहीं है, नोट कर लो बहुत विशेष है। दूसरा है साथ देने वाला नहीं। पहली बात साथ देता नहीं, दूसरा साथ देने वाला नहीं, और तीसरा है साथ दे सकता नहीं। तीसरी बात क्या है, साथ दे सकता नहीं, और चौथी बात है साथ चाहिए नहीं। साथ चाहिए नहीं, 4 बातें आपको बताई मैंने। साथ देता नहीं, इसमें शिकायत है आपको सामने वाले से। अभी 3-4 दिन ही पहले एक अम्मा आई, बोले क्या करूं, घर में सब कुछ है पूरा, और मतलब अच्छी फैमिली, वेल स्ट्रॉन्ग जिसको कहेंगे, और महानगर में, लेकिन घर में बहू है लेकिन लगता ही नहीं कि बहू है। घर में बेटा है लेकिन लगता ही नहीं कि बेटा है। पोता पोती अपने में मस्त हैं, सब अपना लैपटॉप कंप्यूटर पे सब काम कर रहे हैं, कोई मेरी तरफ देखता ही नहीं। इसमें शिकायत का भाव है, साथ देता नहीं, और दूसरा है साथ देने वाला नहीं। क्या करें, बेटा बहू तो अमेरिका चले गए और बेटी की शादी हो गई, वो कनाडा में रहती है, मैं अकेली मेरठ में रहती हूँ। ये क्या है, साथ देने वाला नहीं। इन दोनों में क्या है, एक में शिकायत है और दूसरे में लाचारी और बेबसी। क्यों, क्योंकि साथ देने वाला ही नहीं है ना मेरा, कोई कुछ भी हो जाए तो कोई उपानी उठाने वाला भी नहीं मेरा ये। लेकिन तीसरी बात है साथ दे सकता नहीं, ये यथार्थ है। इन दो को छोड़ दो और इन दो को अपना लेना। साथ दे सकता नहीं, आपने धन्य कुमार की वह कथा सुनी होगी कि जेब में असरपियाँ डाल दी सोने की, लेकिन कहाँ चली गई को पता ही नहीं। कोई दे ही नहीं सकता ने, मैं चाहूंगा तो भी आपका साथ नहीं दे पाऊंगा। चाहकर भी रावण का जीव नरक में और सीता का जीव प्रतिंद्र, ऐसी कहानी आती है। वो लेने गया क्योंकि सीता और रावण का बहुत भावों से साथ था और आगे भी साथ रहेगा। वो तीर्थंकर बनेगा और ये गणधर, पहला श्रावक गणधर बनेगा। दीक्षा उसी से लेना है, रावण से ही सीता को। तो भैया नरक में बहुत परेशानी होती है, चलो ले आऊं। साथ दे सकता नहीं, जैसे ही अब बोलो सम्यक दृष्टि जीव है, ये भी सम्यक दृष्टि है, क्या परिणति होती है ये तो शास्त्रों में लिख के चले गए। नहीं, आजकल तथाकथित सम्यक दृष्टि के शिविर लगाने वाले उनको पागल घोषित कर देते, उनको पागल घोषित करते। क्यों, क्योंकि एक साइड सम्यक दृष्टि की ऐसी परिणति हो सकती है क्या, बोलो, लेकिन होती है नहीं। चलो मुझे उस रावण को जो इतने भावों से साथ है, कष्ट में नहीं, उसको लेके आता हूँ। और वो गया, जैसे ही उसको उठाए पारे की तरह बिखर जाए। तब रावण ने संबोधा, कोई फायदा नहीं हो सकता है, जाओ जहाँ जितना जैसा लिखा होता है। साथ देने की भावना होकर भी साथ दे नहीं सकते, ये जीवन की यथार्थता है। और फिर अंतिम तो सबसे बढ़िया कि साथ चाहिए ही नहीं, अब किसी का साथ नहीं चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, एक मुनि महाराज जी जवानी में तपस्या कर रहे थे। राजा दर्शन को पहुंचा, 20-22 साल का युवा और तेजस्वी, ऐसा तेज टपक रहा है, बिल्कुल जवान, दाढ़ी मूछ भी बिल्कुल नहीं, और तपस्या में लीन। राजा बैठा रहा, जब उनकी ध्यान टूटा तो आशीर्वाद दिया राजा और रानी को। बोले इतनी भरी जवानी में आपने दीक्षा ले ली? हाँ, मैं अनाथ था। हाँ, मैं अनाथ था। देखो एकत्व भावना कैसी बातें हैं। मैं अनाथ था, सनाथ होने के लिए मैंने दीक्षा ले ली। राजन, यदि आपको महाराज आपको कोई यदि बाधा न हो
तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कैसे अनाथ थे, क्योंकि आप तो किसी राजकुमार से कम नहीं लग गए, किसी राजा के बेटे हैं। हाँ, मैं राजा का बेटा, आपने सही पहचाना, मैं राजा का बेटा ही था, राजा का बेटा ही था। लेकिन एक बार मेरे पूरे शरीर में ऐसा दाह उत्पन्न हुआ कि सब लोग मुझे देख तो रहे थे लेकिन मेरी पीड़ा को बांट नहीं रहे थे। तब मुझे लगता था कि ये है मेरा अनाथत्व। माता पिता भी एक तरफ खड़े हैं, वैद्य की लाइन लगी हुई है। तब मुझे लगा कि हाँ, सही रूप में यही मेरा अनाथत्व है। भाई भी टुकड़ टुकड़ देखते थे, आंखों से पानी तो बहता था, लेकिन मेरी पीड़ा को भयंकर पीड़ा होती थी, 1% भी वो बांट नहीं सकते थे। तब मुझे लगता था यही मेरा अनाथत्व है। और अंत में तो एक दिन ऐसा हुआ कि पत्नी की गोद में मेरा सिर था, मैं लेटा हुआ था और पत्नी की आंखों से पानी आया और लुढ़क कर मेरे गाल पर जैसे ही गिरा, गिरते ही मैंने आंख खोली, पत्नी का चेहरा देखा, मैं अंतिम रूप से अनाथ हो गया था और संकल्प ले लिया था कि यदि ये बीमारी मेरी ठीक हो जाती है तो मैं दीक्षा ले लूँगा, ये बीमारी मेरी ठीक हो जाती है तो दीक्षा ले लूँगा। दूसरे दिन से ही उतरते ज्वार की भांति मेरा सारा ज्वर न जाने कहाँ चला गया और बस मैं गुरु चरणों में आकर दीक्षित हो गया और हमेशा हमेशा के लिए सनाथ हो गया। यही मेरा सनाथ पने का कारण था। इसलिए अनाथ से यदि सनाथ होना चाहते हो तो आ जाओ, इधर अनाथ है इधर सनाथ है। समझ में आया? हाँ, बोलते हैं ना कि मैं हूं ना तू क्यों चिंता करता है, मेरे होते तू क्यों डरता है। भजन तो गाते हो आप लोग, लेकिन यहाँ पर तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी साथ चले जाते, छोड़ चले जाते, साथ चले नहीं, छोड़ चले जाते, ये भी छोड़ चले जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप को सच में एकत्व भावना भाना है तो केवल मात्र अपनी आत्मा की शरण में आना है। और जिस समय आप आत्मा की शरण में आ जाओगे तो देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही आपकी आत्म दृष्टि हो जाएगी, जैसे ही आपकी अध्यात्म दृष्टि हो जाएगी, तो अध्यात्म दृष्टि होते ही आप केवल मात्र इसी को चाहेंगे। आपके बीच में यहाँ पर देखो, अभी राजेश जी जो मैं नाम बता रहा था, ये कलकत्ता में जब हम लोग 2 बार वहाँ प्रवास रहा तो ये वहाँ बहुत स्वाध्याय समय सार के अंदर या जो भी स्वाध्याय क्लास लगी उस स्वाध्याय में पूरे आए। चार्टर्ड अकाउंटेंट है पूरा परिवार, ये भी, इनकी पत्नी भी, जीजाजी भी, साले भी, मतलब ससुर भी, बहुत सारे, एक तरह से पूरा मतलब यानी मैं कल ही बात कर रहा था महाराज जी से और आज कल ही आ गए। ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है एक तरह से। तो इनके बारे में मैं बता रहा था कि कल आए तो मैंने बोला भैया आप क्या करना है? बोले महाराज जी कुछ नहीं, 2 4 5 क्लाइंट बचे हैं और वो भी अंतिम बस बाइंड अप करने में, अभी ज़्यादा उम्र नहीं है, बाइंड अप कर रहा हूँ और अब केवल मात्र गुरु चरणों में ही समय बीते, ऐसी मेरी भावना है। ये भाव रखना चाहिए, तभी अपना स्वाध्याय का और तभी अपना सम्यक दर्शन का महत्व है, लिख लो। अन्यथा केवल बातें तो बहुत अच्छी होगी, वहाँ पर बहुत मज़ा आता है, हाँ सुनने में तो ऐसा लगता है वाह इससे अच्छा और कुछ नहीं, लेकिन जब तक चलेंगे नहीं मंजिल मिल नहीं सकती। अंतिम ये 2 लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ कि घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक। जिस विवेक जन्य एकत्व की बात की उसी के बारे में बता रहा हूं कि घिरे रहो परिवार से पर भूलो न विवेक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। आया एक का एक था, अंत एक का एक। इसलिए अंत हो, अर्थ ही उठे, उससे पहले हम अपने अर्थ को समझ ले। इससे पहले कि चिता जले हम
चिंतन कर लें तो ये तत्व भावना सार्थक हो जाएगी। इतना ही रखते हैं, समय भी आप सबका हो गया। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। सभी लोग बैठे हैं, सभी ये नवयुवा पीढ़ी बैठी है और सबको अपने जीवन में बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। इसी भाव से माता पिताओं ने आप लोगों को यहाँ भेजा है ना। कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ अपने जीवन को ऊंचा उठाना है। इस भाव से सभी भाई बहन इस विद्यालय में अध्ययनरत हैं। मैं आप लोगों से आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए 5 बातें कर रहा हूँ। उन 5 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले अपने जीवन में बैड एटमॉस्फेयर का ध्यान रखना। दूसरा है बैड कंपनी का ध्यान रखना। तीसरा है बैड हैबिट का ध्यान रखना। चौथा है बैड लिटरेचर का ध्यान रखना। और 5वां है बैड थॉट्स का ध्यान रखना। 5 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बैड एटमॉस्फेयर क्या है, एक छोटी सी कहानी से अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। आप लोगों के बीच की बात आप लोगों के बीच में शेयर कर रहा हूँ। एक बालक था, वो नौकरी के लिए शहर जाता है और जब शहर जाता है सीट 1, और अब आप तो जानते हो कि बेरोज़गारी इतनी है कि सैकड़ों लोग उस नौकरी के लिए पहुँचे। जब पहुँचे तो वहाँ नीचे बैठा था और अब उसके मन का विचार क्या चल रहा है, देखो वो विचार कर रहा है अगर ये नौकरी मुझे मिल जाती है, ये नौकरी मुझे मिल जाती है तो अब एक ही काम करूँगा, अब माता पिता को छोड़ दूँगा, अपना घर अलग बसाऊँगा। वही रोज़ रोज़ की दिक्कत, नल बंद किया कि नहीं, कपड़े स्थान पर रखे कि नहीं, लाइट बंद करी कि नहीं, झाड़ू लगाई कि नहीं, बस सुबह से शाम तक वही माता पिता दोनों के दोनों वही करते हैं। अब नहीं रहना माता पिता के साथ, इनको छोड़ना है और अपना जीवन शांति से व्यतीत करना है। अब जो है मैं अगर नौकरी लग जाती है तो अपना खुद का घर बनाऊंगा। खुद सपने सजो रहा है, वो सपने उसके चल रहे हैं। उस बीच में वो देखता है कि वहाँ जो लोग थे, बहुत सारे लोग थे और पता चला कि ऊपर बुलाया है। तो अब जब वो ऊपर जाने लगा तो उसको लगा कि ये यहाँ पर कचरा रखा है, मतलब डस्टबिन वहाँ भी है और कागज़ सामने पड़े। तो उसने कागज़ को क्योंकि पिताजी कहते हैं कचरे को कहाँ करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। उसने देखा नल बंद है और फिर भी पानी गिर रहा है उसमें से, तो उसने और व्यवस्थित बंद कर दिया। पिताजी या माताजी कहती हैं कि पानी बहुत बचाना चाहिए, पानी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अब वो ऊपर बुलाया तो वहाँ नीचे कुर्सियाँ फैली हुई थी, तो उन सब कुर्सियों को वो व्यवस्थित जमा देता है कि कुर्सियाँ ठीक कर देते हैं। अब फिर और ऊपर जाने लगा तो देखा लाइटें जो हैं वो खुली हैगी, और ऊपर बुलाया इंटरव्यू के लिए। तो उसने सोचा लाइट भी जो है, माँ कहती है कि अनर्थदंड नहीं लगना चाहिए, लाइटें फालतू जल रही, उसने सब बंद कर दी लाइटें, कुर्सियाँ व्यवस्थित कर दी, लाइट बंद कर दी, कचरा एक तरफ कर दिया, पानी बंद कर दिया और फिर ऊपर जाके बैठ गया। जब वो ऊपर जाकर बैठा तो ऊपर जाके देखा कि लोग जा रहे हैं, सिर्फ वो जो अंदर जो बुलाने वाला व्यक्ति है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो सिर्फ पूछता है कौन सी क्लास पढ़ते हो, फाइल देखता और बाहर भेज देता, चेहरा देखता। वो घबरा गया कि मेरा क्या होगा, फाइल देख रहे हैं, चेहरा कुछ पूछते नहीं तो मैं जवाब क्या दूंगा। अब पूरा हुआ, अब उसका नंबर आया। जब उसका नंबर आया तो उसके अंदर बुलाया गया। अंदर बुलाने के बाद उससे पूछा, कुछ नहीं, सिर्फ उसका चेहरा देखा, उसकी फाइल देखी, कब ज्वाइन करोगे आप, कब ज्वाइन करोगे आप। तो वो आश्चर्यचकित रह गया, कब ज्वाइन करेंगे, बोले हाँ आपका इंटरव्यू हो गया। बोले हमने तो कुछ बोला नहीं। बोले आपने कुछ बोला नहीं, यह कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे में दिख रहा था कि आपने कचरे को डस्टबिन में डाला, आपने लाइट को बंद किया, आपने कुर्सियों को व्यवस्थित किया, आपने वो नल जो चल रहा था उसको व्यवस्थित बंद किया। हमें ऐसे ही व्यक्ति चाहिए, हमें कोई डिग्री वाला व्यक्ति या कोई बहुत गोल्ड मेडलिस्ट नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को इस पूरे मासफेयर, इस पूरे वातावरण को व्यवस्थित करने की सूझबूझ है, वही व्यक्ति इस नौकरी के लायक है। आपको हम अपॉइंट करते हैं इस नौकरी के लिए। उसकी आंख से आंसू आ गए। जिन माता पिता को छोड़ रहा था, उनके संस्कारों के कारण मुझे आज नौकरी मिली है। वो
गुरु वो जाता है अपने माता पिता के चरणों में और गिर पड़ता है कि आप लोगों के कारण ही आज हमें ये नौकरी मिली। आप बार बार मुझे कोसती थी, लाइट बंद करो, नल बंद करो, सब व्यवस्थित रखो। आज आपका जो संस्कार था उस संस्कार से ही मुझे ये सब कुछ मिलता चला गया। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर माता पिता या गुरु कुछ दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो आपके जीवन को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं, आपको ऊंचा उठाने के लिए कर रहे हैं। ये है क्या? ये है गुड एटमॉस्फेयर। अगर आपका ये वातावरण अच्छा रहा तो निश्चित मान के चलना आपका जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। दूसरी बात है बैड कंपनी। बैड कंपनी से तात्पर्य क्या है? आपकी मित्रता कैसी है? 5 प्रकार के मित्र होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। 5 प्रकार के मित्र होते हैं। एक होता है थाली मित्र। थाली मित्र से मतलब सिर्फ क्या? उसको भोजन करना है, होटल में घूमना है, बस और कोई काम नहीं है। एक होता है ताली मित्र। ताली मतलब क्या? वाह वाह करना, आपकी वाहवाही करना, भले ही आपके अंदर दुर्गुण हो, गुण हो, क्या हो, बस सिर्फ आपको वाहवाही करके सिर्फ आपको चने के झाड़ पर चढ़ाना, आपको खुशी देकर आपसे सब कुछ बटोर लेना, ये ताली मित्र। एक होता है प्याली मित्र, बस आपके साथ घूमना है और क्या सिर्फ चाय कॉफ़ी नाश्ते वाला व्यवहार रखना है, वो होता है प्याली मित्र। जीवन को सिर्फ वो बर्बाद करने वाला है बस, और कुछ नहीं करने वाला। एक होता है खाली मित्र। खाली मतलब सिर्फ आपका समय बर्बाद करने वाला है, आपके समय को, आपके जो कीमती बहुमूल्य समय है उस पर डाका डालने वाला होता है खाली मित्र। बस आपके जीवन को शून्य बनाने वाला है, वो है खाली मित्र, वो खाली मित्र कहलाता है। और एक होता है माली मित्र। एक होता है माली मित्र। माली मित्र क्या? जैसे वो पौधा होता है, वो सुंदर होता है, उसमें पर्याप्त खाद है, जल है, सब देखभाल के लिए वो माली रहता है। उसे लगता है कि ये पेड़ बढ़ रहा है तो उसको कैंची से काट कर क्या कर देता है? व्यवस्थित कर देता है। ठीक उसी प्रकार जो वो मित्र, अगर आप में कुछ दिख रहा है वो तुरंत आपको बता दे कि ये ठीक नहीं है भैया, ये है माली मित्र। शुभ निमित्त देता रहे, जो सम्यक आपको प्रेरणा देता रहे, जो अशुभ तत्वों से आपको बचाता रहे, वो आपको जो गौरवशाली, वंदनीय, प्रशंसनीय, अनुकरणीय जीवन बनाए, वो है माली मित्र। स्पष्ट शब्दों में कहें तो आपके जीवन को जो उष्मा देता है वो है माली मित्र। निराशा के समय में जो आपको साहस भरता है वो है माली मित्र। मुश्किलों में जो आपका साथ देता है वो है माली मित्र। संवेदनशीलता के अकाल में जो आपको स्नेह देता है वो है माली मित्र। 24 घंटे जो आपके हित के विषय में सोचता है वो है माली मित्र। याद रखना, स्वजन तो जन्म से मिल जाते हैं, लेकिन मित्र को तो खोजना पड़ता है, बनाना पड़ता है, और वो अगर अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा है। तो ध्यान रखना, थाली मित्र मत बनाना, और ताली मित्र भी मत बनाना, और प्याली मित्र भी मत बनाना, और क्या, खाली मित्र भी मत बनाना। कैसा मित्र बनाओगे? माली मित्र बनाना, जो आपके जीवन को बहुत अच्छा नहीं बहुत बढ़िया बना सके। तो ये वो माली मित्र ही आपको ऊंचा उठाता चला जाएगा, आपको अच्छा बनाता चला जाएगा। कंपनी अच्छी, मित्र अच्छे होंगे तो आपका जीवन ऊंचा उठता चला। बैड हैबिट्स, अगर आपके जीवन में कोई गलत आदत है छोड़ देना, क्योंकि वो गलत आदत आपके जीवन को बर्बाद कर देगी, आपके जीवन को समाप्त कर देगी। क्योंकि वो आदत, क्या आदत? वो आदत नहीं है, वो क्या है? आपके जीवन की रुकावट है। अगर कोई गलत आदत लगी भी है तो आप उसको छोड़ देना, वो आपके जीवन में ऊपर उठने नहीं देगी। और चौथी बात क्या? बैड लिटरेचर। क्या पढ़ रहे हो आप, जो आप अध्ययन कर रहे हो, जो आप अपने मोबाइल भी रखा है आपके पास? मोबाइल है कि नहीं? सबके पास मोबाइल है, सभी लोग मोबाइल रखते हैं। ये मोबाइल को मैं बैड लिटरेचर मानता हूँ, क्योंकि जितनी उसके अंदर गंदगी भरी है वो किसी के अंदर नहीं भरी है। अगर आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो, उत्कृष्ट बनाना चाहते हो, तो वो लिटरेचर, वो जो है वो अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना। अच्छा ये बताओ, चलो और एक इस बैड लिटरेचर से बात याद आ गई, जल्दी से उस बात को भी पूरा कर देता हूँ कि आप लोगों को आगे बढ़ना है। अभी बहुत सारे बच्चों की शिकायत ये होगी कि हम याद तो करते हैं लेकिन याद नहीं होता है, होगी ना बहुत सारे बच्चों की शिकायत। हम जो है कम समय में बहुत ज़्यादा याद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। मैं आपको तरीका बता दूं याद करने का, आपको तरीका बता दूं कि बहुत कम समय में बहुत अच्छे नोट्स बना सकते हो, बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप अपने अच्छे मार्क्स और फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हो। ये जितने बच्चे बैठे हैं, चाहे वो
पढ़ने में कितने ही कमज़ोर हों लेकिन फर्स्ट आ सकते हैं अगर मेरी आप बात मान लोगे तो, मेरे तरीके से आप पढ़ना सीख लोगे तो, मेरे तरीके से आप नोट्स बनाना सीख लोगे तो। देखो तरीका बता रहा हूँ, जिनके पास मोबाइल उसको रिकॉर्ड कर ले या अच्छे से उसको दिमाग में फिट करने में कौन से तरीके बता रहा हूँ। अगर आप बहुत कम समय में अपने पूरे कोर्स को याद करना चाहते हो तो, और जो शिक्षक वर्ग है वो ध्यान से और सुन लें, वो बाद में और इसको क्लियर कर दें। इसमें 5 चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए मोबाइल, एक क्या चाहिए? मोबाइल। पहला चाहिए मोबाइल, दूसरा चाहिए जितने सब्जेक्ट उतनी बड़ी डायरी, जितने सब्जेक्ट उतनी बड़ी डायरी। दूसरा जितने सब्जेक्ट उतनी छोटी डायरी। कितने सब्जेक्ट? 6 सब्जेक्ट होंगे ना आपके, 5 होंगे। जितने सब्जेक्ट उतनी छोटी डायरी। और ईयरफोन, वो ईयरफोन बोलते हैं ना कान में सुनने का, वो चाहिए। और मोबाइल। 5 चीज़ें चाहिए। अभी क्या है, सबसे बड़ी बात मैं आपको वो चीज़ दे रहा हूँ जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आज आप अपने एग्ज़ाम हॉल में आप भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस, आपका लेवल कम हो जाता है। मैं तरीका बता रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हैवी और बहुत अच्छा बनाने का। तो सबसे पहले मोबाइल, आपको बड़ी डायरी दी, क्या करना है आपको अपने नोट्स बनाना है। और एक और भूल गया मैं, 12 कलर के पेन। कितने कलर के? 12 कलर के पेन। ये 5 चीज़ें हो गई। 12 कलर के पेन हो गए, बड़ी डायरी हो गई, छोटी डायरी हो गई, ईयरफोन हो गया और मोबाइल हो गया। 5 चीज़। अब ये 12 कलर के पेन क्यों? क्योंकि देखा, मैं आपको अपने खुद के नोट्स बताता हूँ, मैं अपने नोट्स बनाता हूँ। ये देखना, ये नोट्स बनाने का मेरा तरीका आएगा। मेरे नोट्स जो बनते हैं ना, अलग अलग कलर में बनते हैं, अलग अलग कलर में। ऐसे ही आपको अपने नोट्स बनाना है। तो नोट्स कैसे बनाना है? एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आपने लिया, एक प्रश्न है, उसके 5 बिंदु अलग अलग तैयार करना। पहला लाल से, दूसरा हरे से, तीसरा नीले से, चौथा काले से, 5वां हरे से। ऐसे 5 कलर में अलग अलग तैयार करना। क्यों बोल रहा हूँ, आप ध्यान रखना, ये 5 कलर में आप जब बिंदु तैयार करोगे तो आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आएगा, लाल कलर में लिखा था, हरे कलर में लिखा था, नीले कलर में लिखा था। और आप खुद देखना, एक कलर में जब आप पढ़ोगे तो आपको बोरियत लगेगी, लेकिन जब आप अलग अलग कलर में पढ़ोगे तो आपको एक उत्साह आएगा। तो ये आपको अलग अलग कलर में इस प्रकार से आपको नोट्स बनाना है। एक प्रश्न आपने तैयार किया, अब उस प्रश्न के बाद आपको क्या करना है? उस प्रश्न के बाद आपको एक डायग्राम बनाना है। हाथी है, बैल है, बकरी है, जितने प्रश्न उतने डायग्राम। झोपड़ी है, कुछ भी, वो डायग्राम आपने बना दिया। डायग्राम क्यों? उस डायग्राम में मान लीजिए आपके प्रश्न है, उस प्रश्न को आपने 5 बिंदुओं में बांटा है। उन 5 बिंदुओं को जो एक पॉइंट्स बनाया, उन पॉइंट्स को उसमें लिखना है। मान लीजिए गाय है, गाय के एक पैर पर, फिर दूसरे पैर पर, फिर तीसरे पैर पर, चौथे पैर पर, ऐसे उन पॉइंट्सों को आप दर्शा दें और जिस कलर में वहाँ लिखा था उस कलर में लिख दें। ये आपने गाय, एक गाय पर लिख दिया। ये एक प्रश्न हो गया। 50-100 जितने प्रश्न हैं उतने प्रश्न उस बड़ी डायरी में लिख दें। और बड़ी डायरी में लिखने में उतने ही आपको अपने दिमाग से वैसे के वैसे ड्राइंग बनाना है, अलग अलग, सुंदर नहीं, सिर्फ ड्राइंग बनाना है। उन प्रश्नों के एक एक जो आपने पॉइंट्स बनाए, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, उस ड्राइंग्स में आपको देखना है। अब हंसी खेल में अपनी बुक को आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हो। आपको करना है, एक बार याद कर लिया आपने, लेकिन जो आपने बनाए हैं नोट्स, उसको क्या देखना है आपको? सिर्फ वो ड्राइंग्स, हाथी है, बैल है, बकरी है, झोपड़ी है, उनको ड्राइंग्स को देखते जाना है। ड्राइंग्स आपने देखे नहीं, आधे घंटे में आप अपनी एक बुक का रिवीजन कर लोगे, आधे घंटे में। और हंसी में लगेगा नहीं मैंने बुक का रिवीजन कर लिया। और जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तो आपको वो गाय याद आएगी, वो झोपड़ी याद आएगी, वो महल याद आएगा, वो आपको याद आएगा कि मैंने शिवाजी बनाए थे, वो आपको कार्टून याद आएगा और उसमें ये लिखा हुआ है, वो पूरा आपको दर्शा जाएंगे। पूरा आपको वो पूरा जो आपने लिखा है वो दर्शा, मतलब आधे घंटे में हंसी खेल में आप पूरा रिवाइज कर लोगे, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। बड़ी डायरी। छोटी डायरी क्यों दी? जो आपने 5-5, 7-7 पॉइंट बनाए उसी कलर में छोटी डायरी में लिख लेना। अब वो जो छोटी डायरी है, उस छोटी डायरी को आपको जब समय मिले, एक दिन में हमें वो पूरी डायरी रिवाइज करना है। आते जाते, उठते बैठते, बस स्टॉप पर जहाँ आपको समय मिलता है उस छोटी डायरी को देख लेना। एक दिन में आप 50 प्रश्न है तो 50 के वो पॉइंट्स लिखना आप उस छोटी डायरी में, और आपका वो रिवीजन हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने वो पूरा सब्जेक्ट याद कर लिया। होता ये है कि हमने एक सब्जेक्ट याद किया, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट की बारी हो सकता है बाद में आएगी 2 महीने बाद, तब तक हमें लगता है वो पहला सब्जेक्ट हम भूल गए। लगता है ना आपको कि हम भूल गए, लेकिन अगर वो रोज़ रिवाइज हो जाएगा तो आपको लगेगा ही नहीं हम भूल गए। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा उस छोटी सी डायरी से और उन जो आपने बनाए हैं ड्राइंग्स उसके माध्यम से। ये छोटी डायरी, बड़ी डायरी हो गई, डायग्राम हो गया। अब वो मोबाइल क्यों? असल में होता ये है
कि हमें लगता है हम 4 घंटे पढ़ लिए, 6 घंटे पढ़ लिए और अपने मन को बहलाने के लिए मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में मूवीज़, पिक्चर, गाने देखते हैं। उससे उल्टा होता ये है कि हम और ज़्यादा 6 घंटे की हमने मेहनत करी है, वो मेहनत हमारी पूरी बर्बाद हो जाती है और हम उसमें लग जाते हैं। जब उसमें लग जाते हैं तो जो याद किया वही भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है मोबाइल चालू करना, रिकॉर्डिंग चालू करना, और जो आपने प्रश्न है बुक रख लेना। ऐसा सोचना मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ, और वो जो अपनी वाइज में अपने प्रश्न उत्तर को रिकॉर्ड करना। अपने प्रश्न उत्तर को क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना है। ये सोचना मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अपनी रिकॉर्डिंग करना। और जब आप बोर हो जाओ तो कुछ नहीं, गाने मत सुनना, उसको फंसाना कान में और अपनी वॉइस को सुनना। आपको एक अलग ही आनंद आएगा। अपनी खुद की आवाज़ को आप सुनना, तो जो आपका मन भी बहल गया, आपको गाने भी सुनने नहीं पड़े, पिक्चर भी देखनी नहीं पड़ी, और अपनी वॉइस आपने सुनी, आपका सब्जेक्ट आपने किया। क्योंकि होता ये कि छोटा सा समय हम बर्बाद दूसरी जगह लगा देते हैं, हमारा 6 घंटे 8 घंटा बर्बाद हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक छोटी सी गोली हम लेते हैं, वो हमारे शरीर का कोई दर्द हो तो दूर कर देती। एक छोटा सा समय हम यहाँ वहाँ गुजार लेते हैं मूड फ्रेश करने के नाम पर, और हमारा जो पूरा 8 घंटे 6 घंटे की मेहनत है वो पूरी उसमें चली जाती है। तो मूड फ्रेश करना है तो इनसे करो, इस प्रकार से आप करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे तरीके लेकिन बहुत काम के हैं। वो बड़ी डायरी, आप अलग अलग नोट्स बनाना, डायग्राम्स देखना, वो छोटी डायरी जिसमें आपके पूरे पॉइंट्स हो, और प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक उस बड़ी छोटी डायरी का रिवीजन करना है। और जब मन खराब हो तो आपको क्या करना है, अपनी खुद की वॉइस को सुनना है, पिक्चर या मूवीज़ नहीं देखना है। इससे आपके सब्जेक्ट अगर आपने ऐसा तैयार किया, याद आपने किया। और दूसरी बात ध्यान रखना, याद करने का समय सुबह रखना, दिन में नहीं रखना, रात में नहीं रखना, देर रात तक बिल्कुल नहीं जागना। इससे आपका तन भी खराब होगा, मन भी खराब होगा, और साथ साथ में आपकी मानसिकता और डिप्रेशन में चले जाओगे। इसलिए जब भी याद करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठने की आदत डालो। प्रातः काल का 1 घंटा और आपके दिन का 4 घंटा, ये मान के चलना, दिन में आपने 4 घंटे मेहनत करी और सुबह 1 घंटा आपने पढ़ लिया, तो वह आपका बहुत काम होगा। क्योंकि वो जो सुबह का काल होता है, सरस्वती का काल होता है, जो सुबह का काल होता है। अभी एक रिसर्च वर्क आई, उस रिसर्च वर्क में ये आया है कि आप घंटों मेहनत करो, आप घंटों मेहनत करो, लेकिन सुबह जो मेहनत करते हो उस सुबह मेहनत का परिणाम ही अलग होता है। क्योंकि सुबह हाउस पावर ज़्यादा होता है आपका शरीर उस वक्त जो क्या रहता है, एकदम रिलैक्स रहता है। वातावरण जो होता है वो एकदम रिलैक्स रहता है। उस वातावरण में अगर आप याद करोगे तो उस सरस्वती के काल में आपकी बुद्धि उत्कृष्टता की ओर आपको ले जाएगी। इसलिए रात को लेट जो आपकी आदत है उसको छोड़कर सुबह उठने की आप आदत डालना, और सुबह से याद करना, धीरे धीरे उसको सुबह करते चले जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके जीवन में बहुत बढ़िया होगा। ये बात ध्यान रखना। ये याद करने का तरीका आपको हमने बता दिया है, इसलिए मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा आपका। आपको सब्जेक्ट जो आपने तैयार किए, वो जो सब्जेक्ट हैं वो आपको वहाँ पर याद आ जाएंगे। ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि आधे घंटे में हंसी खेल में आप अपनी बुक को रिवाइज कर लो, लेकिन ये जो तरीके आपको बता रहा हूँ इससे आपको रिवीजन होता चला जाएगा और आपका दिमाग बहुत ऊंचा होता चला जाएगा। जो अच्छाई निकालता है उसका ही जीवन अच्छा बनता है। आप सब लोगों का जीवन अच्छा बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।